नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएन 24/7 और मैं हूं आपके साथ निशि भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कानपुर से एक बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर कानपुर से आ रही है। तेज रफ्तार कार ने ऑटो को जोरदार टक्कर मारी है। टक्कर लगने से ऑटो पलटा। हादसे में 2 लोगों की मौत, 3 घायल। क्षेत्रीय लोगों ने घायलों को बाहर निकाला। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल एडमिट कराया है। बड़ी जानकारी है, काकवन क्षेत्र के चादेताल गांव के पास की घटना है। बड़ी खबर आ रही है। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। काकवन क्षेत्र के चादेताल गांव के पास की पूरी घटना है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास पर श्रम कानून सरलीकरण और औद्योगिक सुधारों की समीक्षा बैठक की, जिसमें सुगम व्यापार विधेयक 2025 को जल्द पेश करने पर चर्चा हुई। बता दें कि विधेयक पारित होने के बाद यूपी देश का पहला ऐसा राज्य बन जाए। 29 अगस्त को सीएम योगी आदित्यनाथ प्रतापगढ़ दौरे पर रहेंगे, जहां सीएम बेल्हा देवी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और विशाल जनसभा को संबोधित भी करेंगे। आपको बता दें, सीएम के आगमन को लेकर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट है। इसी क्रम में डीएम और एसपी ने सभी तैयारियों का जायजा भी लिया। माननीय मुख्यमंत्री जी का जनपद प्रतापगढ़ आगमन कल हो रहा है, जिसमें कि 1:40 पर वो यहाँ पे आएंगे। सर्वप्रथम माँ बेला देवी के दर्शन और पूजन करेंगे और उसके पश्चात वो यहाँ पे जो जीआईसी ग्राउंड है, यहाँ कार्यक्रम स्थल है, यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे लगभग 550 करोड़ से अधिक की जो योजनाएं हैं विकास की, उनका शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम प्रस्तावित है और बहुत सारी जो लाभार्थी योजनाएं हैं, उनके लाभार्थियों को वितरण के कार्यक्रम भी प्रस्तावित है। तो यहाँ पे एक बड़ी जनसभा होगी और साथ में माँ बेला देवी का वो दर्शन करेंगे और उसके पश्चात वो पुलिस लाइन से वापस चले जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रस्तावित दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्थाओं का मेरे और जिलाधिकारी महोदय द्वारा सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया जा रहा है और जो सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं वो सुनिश्चित की जाएंगी। अभी जितने कार्यक्रम स्थल हैं वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड लगा दी गई है। इसके अलावा बाहरी जनपद से पीएसी फोर्स और जो हमारी बीडीएस टीम है, उन सबको लगा के सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी प्रत्येक कार्यक्रम स्थल पर। कितने पुलिसकर्मी 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी इस ड्यूटी में लगेंगे। कितनी भीड़ रहेगी भीड़ आयोजकों से आप पूछ सकते हैं। 10,000 के आसपास अनुमानित उससे ज्यादा की तैयारी की जा रही है। संभल हिंसा के 450 पन्ने की रिपोर्ट न्यायिक आयोग ने सीएम योगी आदित्यनाथ को सौंपी है, जिसमें न सिर्फ 24 नवंबर 2024 को ही हिंसा के बारे में बताया गया, बल्कि संभल में कब कब दंगे हुए और इसका भी जिक्र किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक बार बार दंगों से संभल में हिंदू आबादी कम होती गई और अब सिर्फ 15 से 20% ही हिंदू ही संभल में बचे हैं, जबकि बाकी सब पलायन कर चुके हैं। आपको बता दें कि आज़ादी के वक्त संभल नगर पालिका में 45% हिंदू थी, यानी 30% हिंदू जनसंख्या पिछले 78 सालों में घटी है। दरअसल जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा में गोली लगने से 4 लोगों की मौत हो गई थी। हिंसा के बाद पुलिस ने 3 महिलाओं समेत 79 उपद्रवियों को गिरफ्तार। जी, ये जो संभल में जो घटना हुई थी, इसके जांच के लिए जो प्रदेश सरकार ने जो न्यायिक आयोग गठित किया था, आज उन्होंने अपनी रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपी है और उस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। कई सारे बिंदु हैं उसमें सर, तो अब ये रिपोर्ट के अध्ययन करने के बाद ही हम इसके बारे में। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सतीश हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सतीश, न्यायिक आयोग ने सीएम को एक रिपोर्ट सौंपी है और 450 पन्नों की रिपोर्ट है। आखिरकार इसमें क्या कुछ यहाँ पर कारण स्पष्ट किए गए हैं, क्या कुछ इन 450 पन्नों में समेटा गया है? देखिए, हम आपको बता रहे हैं, बाकी आज शाही जामा मस्जिद हरियर मंदिर को लेकर विवाद जो हुआ था साल 19 नवंबर के लिए, जो कि वहाँ पर जो है सर्वे के दौरान बलवा हुआ था, उसको आगजनी की गई थी।
काफी पुलिस कर्मचारी घायल हुए थे और 4 लोगों की मौत हो गई थी। इशू को लेकर के आयोग ने ये टीम गठित की गई थी, जिसमें टीम ने अपनी जांच वहां पर जो है सौंपी गई है। सीएम के लिए अपनी 150 पन्नों की जो है उन्हें 450 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी गई है। उसमें ये भी बताया गया है कि ये मुगलों के जमाने में यहाँ पर जो है मंदिर था और इन्होंने जो है उसे मस्जिद के रूप में अपना कब्जा कर लिया गया है। इसमें जो है कई बार वहाँ पर दंगा फसाद भी हुए थे। काफी जो है यहाँ पर जो है देखा जा सकता है कि ये संवेदनशील एरिया है। यहाँ पर जो है पहले हिंदू जो है यहाँ पर काफी संख्या में रहते थे, अब जो है यहाँ पर हिंदू बहुत कम संख्या में रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे 53% मुस्लिम समाज अब यहाँ पर मौजूद है। बात की जाए तो यहाँ पर जो कई ऐतिहासिक लेकिन आखिरकार ऐसा क्यों देखने को मिल रहा है कि हिंदू आबादी धीरे धीरे करके घटती जा रही है? क्या कुछ कारण बताए जा रहे हैं? देखिए, हम बता दें, जिस तरह से बात की जाए तो मुस्लिम समाज वहाँ पर जो है उनका एक सिक्का जम चुका था। वहाँ पर जो है लोग जो है हिंदू लोग वहाँ पलायन कर चुके थे, क्योंकि उनके साथ में अत्याचार होने लगा था, उनके साथ मारपीट होने लगी थी। तो वहाँ पर संभल से जो हिंदू लोग थे वहाँ पर जो है कहीं बाहर जाके रहने लगे थे, क्योंकि उनके जो है वहाँ से पलायन किया गया था उन लोगों के लिए। पर लेकिन अब जो है संख्या 40% से लेकर 17% संख्या रह चुकी है। वहाँ पर बहुत कम संख्या है। इसी को लेकर के जो है आयोग को जो रिपोर्ट सौंपी गई है 450 पन्नों की, उसमें कई खुलासे अहम किए गए हैं। बिंदुओं पर जो है उनकी जो जांच भी की जा रही है। और कई जो बात की जाए तो यहाँ पर जो टीम लगी, तीन टीम गठित हुई थी, कई बार सर्वे किया गया था, तो आज उन्होंने सीएम को जो सौंपी गई है। अब देखना होगा इसमें क्या आदेश आता है। और आज सुनवाई थी कोर्ट के अंदर, तो इसकी सुनवाई जो है अगली 25/9 के लिए टाल दी गई है। जी ठीक है सतीश, इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बाराबंकी में जिला अस्पताल में इलाज के लिए आए मरीजों को अस्पताल में बेड तक नसीब नहीं होता। इमरजेंसी वार्ड में पड़े स्ट्रेचर्स पर ही मरीजों का इलाज हो रहा है। अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं की हालत तो इतनी ज्यादा बुरी है कि मरीजों की देखरेख करने वाला कोई भी मेडिकल स्टाफ मौके पर मौजूद ही नहीं रहता। अस्पताल में संक्रामक बीमारियों का समुचित इलाज नहीं मिल पा रहा है, जिससे लोग मजबूरी में आकर निजी अस्पतालों में चक्कर काट रहे हैं, वहां अपने इलाज के लिए बेड खोज रहे हैं। अस्पताल से यहाँ वहाँ से बच्चे जब आए इंजेक्शन लगा है, बच्चा बोले कि हमें थोड़ा सा आराम मिले, कहाँ लेता है बच्चे बुखार है, बच्चा हमारा अभी कोई देखा कि इंजेक्शन लगे हैं जल्दी छोड़े हमारा पेट में, तो कहाँ लेता है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फखरे आलम हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देखने को मिल रहा है फखरे आलम की जिला अस्पताल में हाल इतने ज्यादा बेहाल हो चुके हैं कि मरीजों को बेड अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। आखिरकार क्या कुछ जानकारी प्राप्त हो पा रही है, क्या कुछ कारण है जो वहां पर बेड की व्यवस्था नहीं है? जी, हम आपको बताना चाहेंगे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार स्वास्थ्य को लेकर अधिक बेहतर करने की लगातार, लेकिन प्रदेश की राजधानी के बगल का जिला है जहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो है वो पटरी से उतर चुकी है और बड़ी बदहाल है। यहाँ तक हालत खराब है कि जो भी मरीज आते हैं उनको स्ट्रेचर पे ही इलाज किया जाता है, उनको बेड नसीब नहीं हो रहा है। जबकि स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने 2 बार दौरा किया, मगर इसके ऊपर कोई भी असर नहीं दिख रहा है। यहाँ के जो CMS हैं वो उनको ऊपर किसी तरह की कोई जू नहीं रेंग रही है। इस वजह से यहाँ की व्यवस्था बहुत बदहाल है और उसका फायदा जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वो उठा रहे हैं। तो जो मरीज जो सिविल हॉस्पिटल चल के आता है और गरीब मरीज सबका जो होता है ज्यादातर वो उसका बदहाल का शिकार हो जाता है और वो प्राइवेट डॉक्टर हॉस्पिटल पर जाता है, वहाँ डॉक्टर को ढूंढ लेते हैं। तो कहीं ना कहीं जो व्यवस्था है वो जिला अस्पताल की वो बदहाल बस से बदतर हो चुकी है। देखने वाली बात है काफी। लेकिन स्वास्थ्य विभाग की तरफ से हजारों करोड़ों रुपए का बजट जारी होता है। CMS और CMO तमाम अस्पताल के जिम्मेदार अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि सभी मरीजों को खासतौर पर अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, लेकिन यहाँ पर तो हालात और बद से बदतर नजर आ रहे हैं। आखिरकार क्या जिम्मेदारों को इसके बारे में सूचना है? अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? जी, यही तो यहाँ की जो बदहाल व्यवस्था जो यहाँ के अधिकारी हैं, इवन ब्रजेश पाठक ने इस हॉस्पिटल का दौरा किया था, उन्होंने किया था कि व्यवस्था को सुधारा जाए, मतलब उसके ऊपर कोई लगाम नहीं लग पाई है। और ये ट्रामा सेंटर है, जबकि ट्रामा सेंटर नहीं बल्कि अब ये रेफर सेंटर बन चुका है। जो ऐसे मरीज होते हैं उनको बस रेफर कर दिया जाता है, तो ये ट्रामा सेंटर ना बल्कि रेफर। लाखों रुपए खर्च करने के बाद यहाँ ट्रामा सेंटर बना, वहाँ ट्रामा सेंटर की
कोई भी सुविधाएं बाराबंकी जिला अस्पताल में नहीं मौजूद है। ठीक है फकरे, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। खबर पर नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद जो लौटेंगे आप देखते रहिए HNN 24/7। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। खबरों का रुख करेंगे। खबर कानपुर के नवाबगंज थाना क्षेत्र से है, जहां पर जागेश्वर मंदिर चौकी इंचार्ज को निलंबित कर दिया गया है। दरअसल दरोगा नितिन पुनिया के ऊपर व्यापार में 57 लाख रुपए लूटने का आरोप है और ACP कर्नलगंज की जांच में ये दोषी पाए गए हैं। बता दें कि व्यापारी की तहरीर पर नवाबगंज थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तो व्यापारी से 57 लाख रुपए बता दें कि यहां पर लूटने का आरोप लगाया गया है। ACP की जांच में पाए जाने के बाद दोषी नवाबगंज थाने में इन्हें यहां से निलंबित कर दिया गया है। तो वैसे आपको बता दें कि जागेश्वर मंदिर चौकी इंचार्ज को निलंबित करने के पीछे जो कारण निकलकर सामने आया है वो यही है कि व्यापारी से 57 लाख रुपए की लूट यहाँ की गई और ACP की जांच जब यहाँ पर जारी रही, तमाम सबूतों को खंगाला गया, तमाम लोगों से बातचीत की गई और उसके बाद इस निष्कर्ष तक पहुँचा गया कि यहाँ पर 57 लाख रुपए हड़पे गए हैं और उनसे लूट की गई है और इसी के दोषी पाए जाने पर उनको यहाँ से निलंबित कर दिया। यानी कि चौकी इंचार्ज को निलंबित करने का बड़ा एक्शन यहाँ पर लिया गया है। तो ऐसे में ACP की जांच में दोषी पाए जाने पर नवाबगंज थाने में मुकदमा दर्ज हुआ और उसके बाद एक्शन में आए प्रशासनिक अमले ने उन्हें यहां से निलंबित कर दिया है, सस्पेंड करने की बड़ी कार्रवाई की गई है। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि अब पूरी तरह से जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य जारी है, यानी कि जो भी भ्रष्ट यहाँ पर प्रशासनिक अमले का कोई भी अधिकारी या फिर कोई भी कर्मचारी पाया जाता है तो उसको बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। और उसी के चलते ये 57 लाख रुपए की जो लूट का मामला सामने आया था, अब जागेश्वर मंदिर चौकी इंचार्ज को इसी के चलते निलंबित कर दिया गया है। ACP की जांच में दोषी भी पाए गए हैं और ऐसे में बता दें कि नवाबगंज थाने में ये पूरा केस फाइल हुआ था और उसके बाद ये जांच पड़ताल आगे बढ़ी और जांच में पाया गया कि ये 57 लाख रुपए की जो लूट हुई थी वो यहीं हुई। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ इब्ने हसन शहरी हमारे संवाददाता सीरी हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ रहे हैं। इब्ने, जागेश्वर मंदिर चौकी इंचार्ज को निलंबित करने को लेकर बड़ा एक्शन यहां पर लिया गया है, क्या कुछ वजहें रही जिसके चलते निलंबित किया गया? निशी, देखिए मैं आपको बता दूं कि ये पुलिस महकमे की ये बड़ी कार्रवाई है जो सामने आई है। और अगर हम बात करते हैं नवाबगंज थाना क्षेत्र के जागेश्वर मंदिर चौकी इंचार्ज नितिन पुनिया की, तो वो जो है उनका जो मामला था वो इस तरीके से था कि एक व्यापारी है जो जौलान का है, अब वो जो है 5,70,000 रुपए लूटने के आरोप में फिलहाल इनको उसकी शिकायत पर निलंबित किया गया। हम आपको बता दें कि जिस तरीके से अगर हम व्यापारी की बात करते हैं तो व्यापारी का सीधा सा कहना है कि मंगलवार को जो है व्यापारी जो था आसिफ से काम से कानपुर आया था, उसने चुन्नीगंज के पास चौकी इंचार्ज ने उसे पकड़ लिया और अधिकारियों को बिना सूचना दिए चौकी ले जाकर जुआरी बताकर जो है उसके रुपए लूट लिए। पीड़ित ने इसकी शिकायत जो है ACP कर्नलगंज से की थी, जिसके बाद जो है मामला DCP सेंट्रल श्रवण कुमार और पुलिस कमिश्नर तक पहुंचा। जांच की गई और जब जांच की गई तो जांच में दोषी पाए जाने पर आरोपी दरोगा को तत्काल सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं अगर हम बात करें संयुक्त पुलिस आयुक्त आशुतोष कुमार की, तो उन्होंने बताया कि तहरीर ले ली गई है, जो आरोपी के खिलाफ तहरीर दी गई थी उसमें मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है और मुकदमा दर्ज करने के बाद जो आरोपी दरोगा है उसको सस्पेंड भी कर दिया गया है। अब मामला जिस तरीके से सामने आया निकल के और पुलिस महकमे ने बड़ी कार्रवाई की है तो उसकी जो है यहाँ पर काफी बुरी प्रशंसा भी हो रही है। निशी, ठीक है इब्ने, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। कन्नौज तरवा तहसील क्षेत्र के पुराराय में बुलडोजर कार्रवाई का नोटिस मिलने के बाद ग्रामीणों में भय का माहौल बना हुआ है। दरअसल शासन की तरफ से मिले सरकारी आवासों में 50 से 60 साल से करीब 30 ग्रामीण यहां पर रह रहे हैं। वहीं तहसीलदार ने सभी आवासों को अवैध बताया। ऐसे में ग्रामीणों का आरोप है कि रिश्वत न देने पर आवासों पर बुलडोजर चलाने की धमकी दी गई है। इस मामले को लेकर विधायक ने डीएम को ग्रामीणों का प्रार्थना पत्र देकर आवास न गिराने की अपील की है। तो यहाँ कुछ मिलता ही नहीं, चलो फिर बुझाई नहीं, चलते हैं। सरकारी लेके आऊंगा कि कल बुलडोजर आएगा आपको गिरा देंगे। हमने भैया गिरा दो आके। तो क्या रिश्वत नहीं दी इसलिए गिरा देंगे? वही मतलब है। अब आप समझो जब बोनी नहीं हुई तो यही मतलब है। आप बुजुर्ग आदमी सही बोल रहे। जब कहना तो बोनी नहीं हुई है तो मतलब यही है कि आप ले आओ गिरा दो। भट्टे के लिए हमारे भट्टे में रहता हूँ। जी हाँ, यानी गरीब को सहारा तो किसी का लेना। पूरा ग्राम सभा, जिसको हम लोग इंदरगढ़ के नाम से भी जानते हैं, वहाँ पर 50, 60, 70 साल पहले इनके पूर्वजों ने मकान बनाए होंगे। उस समय इसका ज्ञान किसी को नहीं था कि ये खलियान की ज़मीन है या ये वन विभाग की ज़मीन है या किस विभाग की है। जैसी गांव में खाली जगह मिलती रहती है और लोग अपना मकान बनाते रहते हैं। इसमें 35-36 मकान तो माननीय प्रधानमंत्री आवास और माननीय मुख्यमंत्री आवास बने हुए हैं। इसमें इन लोगों के खिलाफ तहसील में कार्रवाई एक तरफा चलती रही। तो अभी ये बाबा जी फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।